बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वैसे तो आशूर की वजह से सियासी सरगर्मियां ज़रा महदूद रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रही, लेकिन फिर भी खामोशी से बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अचानक आपको पता है पीटीआई के ऊपर थोड़ी सख्ती बढ़ी है, तो बहुत से लोग फिर से रूपोश हो रहे हैं। तमाम अरकान ने वैसे तो पीटीआई से वाबस्तगी के अपने बयान हल्फी जमा करा दिए, लेकिन इसके बावजूद रात गए से लेके अब तक कुछ ना कुछ ऐसी इतलात आती रही हैं कि कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अभी कोई मेजर एक्टिविटी या मेजर क्रैकडाउन तो अभी तक उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन कुछ रहनुमाओं को मुश्किलात का सामना है और वो इसे ट्विटर के ऊपर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए एक अहम इजलास कल होने जा रहा है रेड जोन में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इजलास तलब कर लिया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, बहुत तेज़ एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये 2 छुट्टियों के बाद और इससे पहले जो कुछ प्लानिंग हो चुकी है उसको एग्जीक्यूट करने का अब टाइम आ गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है ना 15 दिन की, उसमें से 5 दिन तो गुजर गए, 12 से लेके आज 17 जुलाई, तो अब आने वाले दिनों में ये काम थोड़ा तेज़ होगा। तो बाज़ लोग आपको आके बताते हैं, टीवी के ऊपर भी तज़िया देते हुए भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 दिन का पाबंद बनाया हुआ है। अब 2 चीज़ें मिक्स हो रही हैं ना, एक पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का हुकूमती फ़ैसला और दूसरा एडहॉक वाला जो सारा सीन है कि एडहॉक जजेस आ रहे हैं। तो अगर हुकूमत पाबंदी लगा दे, मतलब यहाँ से देखें ना, पाबंदी लगाने से लेके रेफरेंस अगर भेज भी दिया जाए तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद से नहीं रोक सकता खुद को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे, क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि एक जमात के ऊपर पाबंदी लगनी है, क्योंकि उस जमात पर पाबंदी लगने का हतमी डिसीजन होना या उसका तहलील होना ये हुकूमती फ़ैसले से या हुकूमती रेफरेंस से मशरूत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से मशरूत है। तो इस वक्त जिन 11 जजेस ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया है वो तो किसी सूरत पीटीआई को तहलील नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो तो अपने फ़ैसले में लिख चुके हैं या तस्लीम कर चुके हैं कि पीटीआई एक सियासी पार्टी थी और है, तो वो कैसे ही अपने अगले डिसीजन में पीटीआई को तहलील कर देंगे। तो एडहॉक जजेस की तकर्री के पीछे मकसद पीटीआई को तहलील करना नहीं है, बल्कि आईनी तरमीम के लिए वो अक्सरियत हासिल करना है जो नज़रसानी दरख्वास्त आने पर उस फैसले को ओवरटर्न कर सके जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी दिया है पीटीआई के हक़ में, यानी उसको किसी तरह से ओवरटर्न करना है। वरना अगर इसी बेंच के पास जाए वो फैसला नज़रसानी में, तो ये बेंच तो किसी सूरत उस फैसले को तब्दील नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि कोई और जजेस आके कोई ऐसी मदद ना कर दें। तो इस वक्त ये सिचुएशन है और ये भी फ़िलहाल बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ पर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी और कानूनी हिकमत अमली है, वैसे तो उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, ये कहना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग बार बार कहते रहते हैं, हम ज़रा कम ही हाथ रखते हैं, लेकिन यहाँ इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि हिकमत अमली थोड़ी सी कमज़ोर है इस फ्रंट के ऊपर, क्योंकि बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जिस किस्म का दबाव डाल रहा है अदलिया के ऊपर वो ज़्यादा मौसर नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में आज बेशक उसका असर हो या ना हो, लेकिन मुस्तकबिल के सियासी फ़ैसले, ऐसे फैसले जिनका बराह रास्त असर पीटीआई पर पड़ेगा या इमरान खान की रिहाई पर पड़ सकता है, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे रिलीफ लेने के लिए, तो उसे रोकने की कोशिश समझ ले आज से शुरू हो गई है। यानी ये जो हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त दबाव डाल रहा है, इसका असर उन फैसलों पर भी होना है। तो इसलिए ऐसे मौके पर मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई को भरपूर जवाबी रद्दअमल देते हुए पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ और उनके उन तमाम बहादुर जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए था जिन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। खड़े तो अभी भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खड़े ही नहीं हैं, लेकिन मज़ीद मौसर तरीके से ये हो सकता था, ताकि अदलिया मुखालिफ जो मुहिम है उसका काउंटर किया जा सकता, उसका मौसर जवाब दिया जा सकता। अगर इसी तरह मामला रहा कि मतलब हुक्मरान इत्तेहाद की चढ़ाई ज़्यादा मौसर रही और पीटीआई के अरकान जो हैं वो इसको ज़रा हल्का लेते रहे, तो फिर आने वाले दिनों में इनको नुकसान हो सकता है इस सारी कैंपेन का। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि एडहॉक जजेस की तकर्री अगर हुई तो उसकी मंजूरी कौन देगा, उसका तरीकाकार क्या है, कौन से जजेस शामिल होंगे उस इजलास में। तो मैं ज़रा आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसके 9 अरकान हैं जो मंजूरी देते हैं इस सारे अमल की। जब भी जजेस की तकर्री का कोई भी इजलास हो, किसी जज को अपॉइंट करना है या इस तरह की एक्टिविटी हो, तो ये जुडिशल कमीशन का इजलास होता है। उसमें 9 अरकान शामिल होते हैं जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। बाकी जो 8 अरकान हैं उनमें जो सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने पीटीआई के हक़ में ये सारा फैसला तहरीर
तहरीर किया वो शामिल होंगे, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, फिर साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और फिर हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद होंगे। साथ ही अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान भी शामिल होंगे। उनका भी वोट ऑलमोस्ट तकरीबन 95% जो है वो गवर्नमेंट के हक़ में ही है, क्योंकि वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका और वज़ीर कानून का वोट एक जैसा ही होता है। और आखिरी जो मेंबर हैं वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन होंगे। ये 9 लोग शामिल होंगे और बज़ाहिर इस कंपोजिशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी हासिल है। इस इजलास में जिन नामों की भी मंजूरी होगी उसे पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द कर दिया जाएगा कि ये नाम है, अब पार्लिमानी कमेटी जो है वो इसकी मंजूरी दे दे। ये दूसरा मरहला होगा। अमूमन ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिस रही है या एक रिवायत रही है कि जो नाम जुडिशल कमीशन से मंजूर हो जाते हैं, पार्लिमानी कमेटी भी उन्हीं नामों को बरकरार रखती है और उनकी मंजूरी दे देती है, उसमें ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होती। और फिर ये मामला जाता है सदर मुमलिकत के पास और वो फाइनल इसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। ये तरीक़ाकार है और आने वाले दिनों में इसी तरीक़ाकार के तहत ये तकर्रियाँ होने का इम्कान है। आपको मालूम है कि 4 नामों का ऐलान किया गया था एडहॉक जजेस के लिए, जिसमें से एक ने तो माजरत कर ली थी और बाकी 3 नामों के ऊपर अब गौर होगा। अभी तक कोई चौथा नाम, फ़िलहाल मैंने आखिरी मरतबा जो चेक किया व्लॉग शुरू करने से पहले, तो कोई चौथा नाम अभी तक यहाँ शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पे अहम बात यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल समेत दीगर जो बार कौंसिल हैं जैसे सिंध हाई कोर्ट बार कौंसिल और बहुत सारी, ये एडहॉक जजेस की तैनाती पर मुसलसल एतराज़ उठा रही हैं और इनकी जानिब से एलामिया जारी किए जा रहे हैं कि जनाब ये एडहॉकिज़म जो है वो इसके ख़िलाफ़ हैं और ये अदलिया को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। इसलिए जितनी भी बार कौंसिल से अभी तक एलामिया जारी हुए हैं उन्होंने इसकी मुखालफत किया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसकी सख्त मुखालफत की गई है और कहा गया है कि इस तकर्री के पीछे मकासद और हदफ कुछ और नज़र आ रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस के ये एतराज़ात या इस किस्म के एलामिये फ़िलहाल कोई उतनी वैल्यू नहीं रखते, या यूँ समझ लें कि कोई ये एतराज़ सुनने के इस वक्त मूड में नहीं है। और जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना कि माइट इज़ राइट, तो वो यही चाह रहे हैं कि जनाब जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम करेंगे। तो इसलिए कोई एतराज़ करे, कुछ भी करे, उन्होंने कानून का कोई ना कोई आसरा लेके ये करना ही करना है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो फिर अक्टूबर के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और इसका इजहार ख़ुद वो कर रहे हैं हुकूमती हल्के। ख्वाजा आसिफ का बयान आपने देखा होगा, वो भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इस वक्त अक्टूबर की तरफ देख रही है और अक्टूबर के बाद ये आएंगे 8 फरवरी के इलेक्शन पर। तो क्या वजह है कि हुकूमत के खदशात अक्टूबर के बाद बढ़ जाएंगे? क्यों हुकूमत ये समझती है कि अक्टूबर के बाद अगर ये चीफ जस्टिस ना रहे तो पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात की तरफ हर हाल में जाएगी? और उन्हें ये खदशा है कि अगर 1-2 हल्के भी खुलने लग गए तो फिर ये बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। ये फॉर्म 47 वाली बिल्डिंग जो है ये बरकरार नहीं रह सकती। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद को कहीं ना कहीं से ये यकीन है कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बरकरार रहे बतौर चीफ जस्टिस तो 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात के हवाले से हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब पीटीआई की पाबंदी के ऊपर मामला ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो दिल्ली ज़रा दूर अस्त, बट स्टिल डिस्कस तो हो रहा है, संजीदा मामला है। तो पीटीआई पर पाबंदी के लिए बहुत सारे जो जवाज़ हैं उनमें से एक ये भी है कि इनकी बैरून मुल्क लॉबिंग बहुत मजबूत है और ये कोई मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिल के लॉबिंग कर रहे हैं और बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस किस्म का हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की लॉबिंग इन दिनों में बड़ी मजबूत हुई है और उसमें बड़ा किरदार अदा किया है कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप ने। ऐसा कहना कि वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह से वो एक मुसलसल अपना नैरेटिव लेके बढ़ रहे हैं, वो हुकूमत को यकीनन परेशान कर रहा है। तो अब एक और ख़बर आई है, यानी एक तीसरा सरप्राइज़ आने वाला है हुकूमत के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। अमरीकी कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अब बरतानिया की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की ताज़ा सूरत हाल का मामला उठने जा रहा है। और जो अभी इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट ने इस हवाले से अहम इजलास 23 जुलाई को बुला लिया है, जिसमें डेमोक्रेसी इन क्राइसिस के मौजू से पाकिस्तान के मौजूदा जमहूरी मामलात के हवाले से बहस होगी। अब कहने को तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे अंदरूनी मामलात के हवाले से कोई दूसरा मुल्क बैठ के बहस कर रहा हो कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। ऑब्वियसली हमारा इंटरनल मैटर है, हम बेहतर डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइसिस की सिचुएशन उस नोयत तक पहुँच चुकी है कि अब
बाहर के लोगों को मौका मिल रहा है कि वो हमारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, या जो भी आप कह लें वो कर रहे हैं। और मौका किसने फराहम किया? हम खुद उनको मौका दे रहे हैं। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सिर्फ जमहूरियत ही क्राइसिस में नहीं है, अवाम खुद भी बहुत बड़े क्राइसिस में है, क्योंकि बड़ों की लड़ाई में असल नुकसान जो हो रहा है वो आवाम का हो रहा है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर 10 दिन के बाद बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, और कोई ये चंद पैसे भी नहीं बढ़ते। वो दौर गया जब कोई 1 रुपया समथिंग कुछ और कुछ पैसों में कीमतें बढ़ती थी। अब तो 10, 12, 15 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये इस तरह से बढ़ रही हैं कीमतें। और हुकूमत जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रही कि ये हमारी वजह से है या हम इस महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। इसहाक डार साहब ने तो कह दिया कि हम महंगाई के ज़िम्मेदार नहीं है, या हमने महंगाई नहीं की। तो फिर किसने की है? कौन लेके आया महंगाई? ये इतना जो एक तूफ़ान आया महंगाई का, ये किसकी वजह से है? इमरान खान के दौर में एक टाइम पे पीक था महंगाई का, लेकिन कंट्रोल हो गई थी चीज़ें। आवाम आखिरी टाइम पे बड़ी मुतमईन थी, चीज़ें कंट्रोल में होने लग गई थी, हो चुकी थी बल्कि। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या वो अवाम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे कि ये हुआ ही नहीं है? आप अभी भी 2017 के मामले में फंसे हैं कि 2017 में ये था तो हमने कुछ नहीं किया, जो किया इमरान खान ने किया। ये 2034 में, 2044 में भी अगर मामला चला जाए महंगाई वाला, तो कहेंगे कि ये 2018 में इमरान खान की वजह से हुआ। तो सारा मलबा उसी के ऊपर। इस पूरे पाकिस्तान के जो इक़्तिदार को, अगर आप इक़्तिदार की टाइमलाइन को देखें जो सिविलियंस ने किया है, उसमें 2 ख़ानदान ही तो रहे हैं, तीसरे को तो मौका ही पूरा नहीं मिल सका, और 3 साल का टेन्योर है। लेकिन उसको जवाज़ बना के ये कह देना कि सारा कुछ इमरान खान ने किया, महंगाई का ज़िम्मेदार वो है, तो अब आप ये नहीं कह सकते। आपकी ये अब दूसरी मुसलसल टर्म है। 2022 के बाद आपके पास इक़्तिदार आया, फिर 2024 में आपने इक़्तिदार जिस तरह से लिया, स्टिल अगर आप ये कहें कि हमने नहीं किया था, तो फिर किसने किया था? कम अज़ कम वो आवाम को बता दें। एनीवेज़, ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। आई होप एंड आई प्रे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आगे बढ़ें कि जिसमें ये दिखाई दे कि सेंस प्रिवेल किया है, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है। आप लोग दुआएं जारी रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।